के करीब बच्चों के और बच्चियों के रिश्ते हमारे पास हैं, जिसमें लड़कों के भी रिश्ते हैं, लड़कियों के भी हैं, कंवारे भी हैं और शादीशुदा से मुराद है कि कुछ डाइवोर्स हैं और कुछ कुछ जो है वो जनाब यानी कि किसी का इंतकाल हो गया है मियाँ या बीवी का वो है, कोई बच्चों वाले हैं, कोई बगैर बच्चों के हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी भी हैं और इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं बल्कि अब तो और अरबी और क्या नाम लोकल ब्रिटिश भी हैं। तो ये तवील एक फ़हरिस्त है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो उसमें से और आपके जानने वालों में कोई अगर इंटरेस्टेड हो, तो उसका आप डेटा हमें दे दें। हम असल में उस दिन यही करेंगे कि सबके इसका जो लोग तैयार होंगे इस बात पे, इसलिए कि ये बहरहाल जो कहते हैं ना कि पर्सनल डिटेल्स आप कितनी किसी को बगैर इजाज़त के नहीं बता सकते। तो जो लोग इजाज़त देंगे असल में और ख़ासकर हाँ, लड़कों के लड़कियों का तो हम सोचेंगे कि कम से कम दिखाएँ। लेकिन लड़के अगर तस्वीर भी अपनी दिखाना चाहते हैं, उनके वालिदैन या खुद, तो उनकी हम तस्वीर भी दिखाएँगे और उनका डेटा भी हम बार-बार, बारी-बारी बयान करेंगे। उन सब का एक नंबर दे देंगे कि ये फलाँ साहब है, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो इनका ये है 179, 181 या जो भी होगा, वो इनका नंबर है और इनकी ये तफ़सीलात हैं, ये साहब हैं, इनकी उम्र ये है, इनका ख़ानदान ये है, इनकी तालीम ये है और इनका जो कोई ज़रिया आमदनी वो ये है। कास्ट लोग पूछते हैं कि कास्ट क्या है जी? वो भी बता देंगे। फिर लोगों की होती है कि उनकी डिमांड क्या है, वो भी पेश कर देंगे। कुछ लोग होते हैं कि उनकी कोई डिमांड होती है, कुछ लोगों की डिमांड होती है बाकायदा कि भई ऐसी लड़की हो, ये लड़की वाले कहते हैं ऐसा लड़का हो। तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएँगी आपके। तस्वीर भी हो सकता है, जो लोग इजाज़त देंगे, देंगे हम। जो लोग इजाज़त देंगे असल में उन्हीं का डेटा सिर्फ़ हम इसमें कहना चाहिए कि नशर करेंगे और अगर कोई जो उसको जो जो देखे और जो पसंद करे, तो वो नंबर नोट कर ले अपने पास और फिर उस नंबर के हवाले से हमसे वो राब्ता करे बाद में, कि ये फलाँ नंबर का लड़का, ये लड़की हमें पसंद आई है, तो आप ज़रा इसकी मज़ीद तफ़सीलात बताइए और अगर कोई इनसे राब्ते का ज़रिया हो, तो फिर हम राब्ता भी कराएँगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह हमने राब्ते कराए हैं पहले, अल्हम्दुलिल्लाह और शादी भी कराई हैं, निकाह भी पढ़ाए हैं। तो ये नेकी का काम है, असल में ये ऐसा काम है कि मैं आपको बताऊँ कि इसकी बड़ी ज़रूरत है और ये काम जैसे मैंने शुरू किया था कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया था, इसलिए कि ये अब हर तकरीबन ख़ानदान की डिमांड है असल में। जिनके बच्चे लड़के-लड़कियाँ बड़े हो रहे हैं या ये कि जिनके आस-पास उनके रिश्तेदार हैं, लड़के-लड़कियाँ या यहाँ तो आपको पता है कि डाइवोर्स भी हो रही हैं, बहुत सारी ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं। तो बहरहाल इंसानी फ़ितरत है कि फिर वो अकेला नहीं रहता है, वो चाहता है कि उसकी शादी हो, दोबारा घर बसे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे पास आ रही है, हम चाहते हैं कि वो आपस में रिश्ते हों और पसंद किया अल्लाह ताला ने पसंद किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है कि लोग जो है वो मर्द और औरत अपनी ज़िंदगी जो है वो यानी बैचलर ना गुज़ारें, मुजर्रिद ना गुज़ारें, बल्कि वो शादीशुदा होकर एक फ़ैमिली की बुनियाद रखें और उसमें शादी उसमें वो करें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो उसका हम जिसका लोगों को ख़्याल करना चाहिए, जिसका हम भी ख़्याल करते हैं और बड़ी न चूँकि इसमें नज़ाकतें भी बहुत सारी होती हैं असल में इसमें। बड़े सेंसिटिव चीज़ें होती केसेज़ होते हैं बाक़ात और उसके अंदर बड़ी एहतियात की इसके अंदर ज़रूरत पेश आती है इसमें। लड़कियों का ये हुआ कि लड़कियाँ अगर जिनके माँ-बाप या लड़कियाँ खुद अगर हैं वो और इजाज़त देंगी, तो उनका भी डेटा हम या नशर कर देंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि उनकी तस्वीरें ना दिखाएँ। बगैर तस्वीर के उनका हम यानी बगैर नाम के बल्कि हम ये बता सकते हैं कि वो एक लड़की है और उसकी ये क्वालिफ़िकेशन है, उसकी ये उम्र है और ये उसका कद है और कह सकते हैं ना ये फ़िज़ीक है और क्या कहते हैं ये तालीम है और उसकी ये डिमांड है और ये अच्छा यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो उसमें वीज़ा स्टेटस ये क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ अब मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग ख़ासकर लड़के ऐसे बड़ी तादाद के अंदर आते हैं यहाँ पे कि जो असल में एज़ ए स्टूडेंट आते हैं। फिर उनकी ख़्वाहिश ये होती है कि वो किस तरह यहाँ पर रह जाएँ। तो उसके लिए वो ही कोशिश करते हैं कि उनकी यहाँ पर शादी हो जाए। अब उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका यानी अफ़सोस की बात है कि उनका मकसद ही होता है कि बस जनाब ये खानापुरी वाली शादी हो जाए, भले से पेपर मैरिज हो जाए और हमारा यहाँ रुकना हो जाए। ये असल में ये बड़ा गलत वो रवैया है और ये जुर्म है मैं आपको बताऊँ एक तरह का। यहाँ बरतानिया में तो इसको बाकायदा एक जुर्म करार दिया गया है बाकायदा। अगर कोई इस तरह पेपर मैरिज करे और उसके बारे में उनको इत्तला मिल जाए, तो उसी वक़्त पकड़ के वो उसको सज़ा भी दे सकती है कोर्ट और उसको मुल्क बदर भी कर सकते हैं। तो इस मामले में तो हम बिल्कुल भी यानी मैं तो बाकायदा पूछता हूँ, देखता हूँ, कन्फर्म करता हूँ कि ये जो साहबज़ादे हैं या ये साहबज़ादी में उनके इरादे क्या हैं आखिर। यानी जब मैं श्योर होता हूँ
कि वाक़ई ये एक सीरियस लड़का है या सीरियस ख़ानदान है, तो फिर मैं इस मामले में हाथ डालता हूँ। लेकिन अब हमारी कोशिश यही होगी इसमें कि हम ऐसे केसेस असल में लें कि जो लोग यहाँ पे सेटल हों पहले से, या तो ब्रिटिश हों या उनका वीज़ा ऐसा हो कि जो परमानेंट वीज़ा हो, जिसमें कोई इस बात का इम्कान ना हो कि लड़का या लड़की की जो लालच है वो है शादी करने की, सिर्फ़ ये है कि उसको जनाब यहाँ पर टिकने का और रहने का शादी के बहाने से मौका मिल जाए। तो इस बात की जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते। तो इसी तरह से यानी ये शादी का मामला जो होता है, ये एक बड़ा सीरियस मसला होता है असल में। और जो लोग शादीशुदा हैं, जो ख़ानदान रखते हैं, ख़ानदान चला रहे हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं कि ये कोई कहते हैं ना कि गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है ऐसे, बल्कि इसमें सारी चीज़ें देखना चाहिए इसमें। इसमें हत्तल इम्कान अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए। यानी किसी एक मुलाकात के अंदर आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि बस यहाँ शादी हो जाए, बल्कि तमाम चीज़ें देखना चाहिए, पूरा ख़ानदान देखना चाहिए। उसकी हिस्ट्री जितनी आप मालूम कर सकते हैं, वो बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ मालूम करें। ये वाहिद मामला है कि जिसमें शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी बाकायदा कि आप तहक़ीक़ करें। और जिन लोगों से तहक़ीक़ की जाती है, उनके ऊपर भी ये यानी पाबंदी है, मैंडेटरी है ये, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि वो साफ-साफ बताएँ। तो ये शादी का मामला है, बड़ा ऐसा मामला है कि जिसके मामले में शरीयत ने इस बात का 2 चीज़ों के बारे में शरीयत ने बड़ा वाज़ेह किया है। एक आपका यानी कि जो रिश्ते का मामला हो और लड़की का मामला हो, लड़के का मामला हो, अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब ये क्या आप उसके बारे में जानते हैं, हमारा हम रिश्ता करने जा रहे हैं, तो कोई उसमें मुदाहिनत से और कोई कहना चाहिए कि किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। साफ तौर पे बता देना चाहिए जो आपकी मालूमात हों, बिल्कुल ये ज़रूरी है असल में। इसी तरह ये मामला हुक्मरानों का भी होता है कि अगर आप किसी हाकिम का इंतखाब कर रहे हैं या किसी सियासी पार्टी के अंदर आप किसी ओहदेदार को चुन रहे हैं या अपना कोई लीडर बना रहे हैं, उस मामले के अंदर भी यही हुक्म है कि उसके बारे में ज़रा भी मालूमात हों, उसके बारे में तो फ़ौरी तौर पे आप उसको बताएँ, ताकि लोग जो हैं उसका अगर किरदार में आपको ख़ामी हो, उसकी हिस्ट्री अच्छी ना हो, तो हरगिज़ उसको ये रिकमेंड ना करें उसको। ना शादी के लिए रिकमेंड करें और ना अपने कहना चाहिए कि इसको ना बना उसको वोट दें और ना उसको अपना हाकिम बनाएँ इस मामले के अंदर। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, मैं तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि यानी अखलाकी जिसे कहते हैं ना किरदार, वो बहुत सही होना चाहिए। यानी बात लोग इसको अक्सर अक्सर कंपैरिज़न करते हैं कि चलें यार वो क्या हुआ, हर जवानी में सब करते ही हैं। अरे ऐसा नहीं है। अगर जवानी में अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब वो फिर वो शादी के बाद भी करेगा या करेगी। वो ख़तरनाक चीज़ है असल में कि जो उनके अपने ये कहना चाहिए कि रिश्ते होने के बाद भी मसाइल पैदा होते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ असल में यहाँ, अफ़सोस की बात है, कहना पड़ती है, और मेरे सामने कई वाक़यात ऐसे हैं असल में। एक शादी का मैंने देखा कि वो जनाब पहली रात ही उनकी तलाक हो गई। तलाक से मतलब सिर्फ़ इसलिए कि वो लड़की का किस्सा है कि उसने कहा कि जी वो यानी उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया उसको और मुबारकबाद दे रहा। उसने कहा भाई, शौहर ने कहा कि अब इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरी तुम्हारी शादी हो चुकी है इससे तुम। तो वो लड़की नाराज़ हो गई कि व्हाट डू यू मीन? ही इज़ माय बॉयफ्रेंड। मेरा बॉयफ्रेंड है तो रहेगा ऐसे? तो उसने कहा भाई, मैं इस कल्चर का नहीं हूँ कि शादी के बाद भी तुम बॉयफ्रेंड रखो, सॉरी। एक उसी रात को जनाब उनका मामला ख़राब हो गया और सेपरेशन हो गई, फिर बाद में तलाक हो गई। ऐसे वाक़या एक-एक हफ़्ते के अंदर ऐसे वाक़यात हैं, वो हुए, लड़की की तरफ से हुए और लड़के की तरफ से हुए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इस चीज़ की पहले से मालूमात पूरी होनी चाहिए और मैं कहता हूँ ना कि इसके लिए आपको तहक़ीक़ भी करना चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, शादी ब्याह के मामलात के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कि ये अखलाकी, इसको कहते हैं मॉरल वैल्यूज़, अखलाकी मामला, अखलाकी तौर से बेहतर होना चाहिए। अच्छा, लोग कंपैरिज़न करते हैं कि जी अखलाकी तौर से क्या हुआ? मैंने कहा ना, जैसे कहते हैं जी करते हैं जी, बच्चे हैं, जवानी में हो जाता है। ऐसा नहीं है असल में। पहली बात तो अगर सामने आ गई बात तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है और साफ़ तौर पे फिर आपको एहतियात करना चाहिए उसमें। अच्छा, लोग इसमें कंपैरिज़न करते हैं कि जी वो माली मामला भी तो बड़ा अच्छा है ना, देखें वो। भई माली मामलात क्या है, ये अखलाकी जो कमी होती है वो माली उससे कम नहीं होती है। माली तौर से अगर आप परफेक्ट हैं और अखलाकी तौर से कमज़ोर हैं, कहाँ कमज़ोर हैं आप? माली तो फिर भी आपके ज़ाहिरी में चीज़ आ जाती है, लेकिन अखलाक तो वो चीज़ जो आपके ईमान का मसला है असल में, आपके अंदर है वो। अगर वो कहीं कमज़ोरी है, तो वो किसी वक़्त भी वो फट कर सामने आ सकती है और वो कोई कुल खिला सकती है और कोई खराबी पैदा हो सकती है। तो लिहाज़ा ये सारे मामलात हैं कि जो अच्छी तरह छान-पटक के देखना चाहिए। फिर इसके अलावा
अगर मुमकिन हो सके तो इन रिश्तों के अंदर आप बैक होम के अंदर भी मालूमात करें। ऐसा नहीं, मैं लोगों से कहता हूँ भैया देखिए, अच्छा फिर ये कि मैं असल में चाहता हूँ कि अपने बीच से मैं निकल रहा हूँ बिल्कुल। यानी हम जब भी कोशिश करेंगे कि रिश्ते कराएं तो हम दोनों पार्टीज़ को आपस में मिला देंगे और उनसे कहेंगे भाई आप एक दूसरे की मालूमात कीजिए और अच्छी तरह कीजिए, और फिर मुझ पे ना रहिएगा कि भाई शमसा ने रिकमेंड किया था। मैं इतना रिकमेंड करूँगा कि ये आपके सामने लड़की है और ये लड़का है, आप एक दूसरे को देखें अच्छी तरह, एक दूसरे के ख़ानदान एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के बारे में मालूमात करें, और सब कुछ करने के बाद फिर क्या हो रहा है फिर आपका? अच्छा, ट्राई कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर इनके, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि बैक होम के अंदर भी मालूमात करें कि वहाँ पर भी आप इनके ख़ानदान अगर हैं तो वो कैसे हैं, इनके वालिदैन अगर हैं तो वो कैसे हैं, उनका ख़ानदान कैसा है, उनके आस पड़ोस से, उनके रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से यह मालूमात ज़रूर करनी चाहिए, ताकि पूरी तरह से आगाही के बाद फिर आप कोई फ़ैसला करें। फिर फ़ैसला करने से आखिरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा वही चीज़ होती है, वो होती है इस्तिखारा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा आपने फरमाया कि अहम मामले के अंदर हमेशा इस्तिखारा किया करो, जो भी अहम मामला हो। और शादी का ये मामला जो होता है ये बड़ा अहम मामला होता है, ये बड़ा, ये समझ लीजिए कि एक मुस्तकबिल का बड़ा यानी अहम फैसला होता है कि जो वालिदैन या लड़का या लड़की खुद करने जा रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उस लड़के को, लड़की को खुद इस्तिखारा करना चाहिए, वालिदैन को भी करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए। और इस्तिखारे का जो यानी कि मारूफ तरीका इस्तेमाल करें, और अगर एक दिन आप किसी का जहन ना उस हो, दिल ना ठुके, तो दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, कम अज़ कम 3 बार करते रहें, और उसके बाद अगर दिल ठुक जाए तो अल्लाह का नाम फिर लेके फिर फैसला आखिर में इस्तिखारे से करें। इसके बाद मराइल आ जाते हैं शादी के, तो उसके अंदर भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, जो सादगी होती है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादियाँ की, साहबा कराम ने अपनी शादियाँ की, अल्लाह वालों ने बहुत सी आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि बहुत सादगी से शादी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मुरादें, कैसी मुरादें हैं? सब खैरियत? हेलो। जी, कैसी मुरादें हैं? खैरियत से हैं? हेलो? वालेकुम अस्सलाम सलाम व वालेकुम। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो? कैसी मुरादें हैं? हेलो? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम है। जी, आवाज़ तो आपकी आ रही है, लेकिन हमारे सामीन सुनाई देंगे नहीं देंगे? हेलो? ये पता नहीं क्या बटन, ये माइक और वो हाँ, आप माइक को अलाउ कीजिए और कैमरे को अलाउ कीजिए। मैं कर रहा हूँ, बहुत देर से वही कर रहा हूँ मैं। अभी 27-28 मिनट हो गया मुझे, जी, जी। क्योंकि ये यूज़ टू नहीं हो रहा मेरे इसके बारे में। अच्छा, तो आप यानी हमारे नाज़रीन को आवाज़ जा रही है इनकी? अच्छा, अच्छा सरवार साहब, आपकी आवाज़ तो, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, आपकी आवाज़ आ रही है आपकी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ हमारे हमारे नाज़रीन और सामीन सुन रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल अब आ रही है, अब आ रही, क्लियर आ रही है। जज़ाकल्लाह। तो सरफराज साहब का मैंने तारुफ करा दिया था कि सरफराज साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, और ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा के सेक्रेटरी तलात थे। उसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा कराची के सेक्रेटरी तलात रहे। इसके बाद जमात इस्लामी के अंदर आए तो वहाँ भी ये तलात के शोबे में काम करते रहे, और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हम इनको अक्सर जो है वो आप वज़ीर तलात कह सकते हैं आप तहरीक इस्लामी का। तो ये मुनव्वर हसन साहब के साथ जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि इन्होंने वक्त गुजारा है, और मुनव्वर साहब के साथ जो आखिरी 5-6 लोग जो मुस्तकिल रहे, उसमें सरफराज भाई का शुमार होता है। तो सरफराज भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइए, और उसके बाद आप मुनव्वर साहब के साथ जो आप वक्त गुजारा उसकी कोई हमें यादें सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं जामिया कराची से मैंने 2 मास्टर किए, एमएससी किया जियोलॉजी में, और उसके बाद एमबीए किया मार्केटिंग के साथ। और मेरी फर्स्ट डे से मैं इस्लामी जमीयत तलबा कराची का रहा, और जब ये पुराशोक दौर था, जब एमसीएम अपने सफाकियत के पीक पे थी, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी लग गई थी नशर इरशाद की, और कराची जमात जमीयत में। उसके बाद फिर जमीयत से फारिग होने के बाद जो है, मैं जो जमात इस्लामी से वाबस्ता हो गया,
और कुछ अर्सा हल्के में काम किया। उसके बाद जो है फिर मैं जमात इस्लामी कराची के नजर शाह की जिम्मेदारी के तौर पर एज ए डिप्टी वहाँ पर मुनव्वर साहब जिस दिन कराची से शिफ्ट हुए हैं इस लाहौर, उसी दिन मेरी जो है पोस्टिंग अपने हल्के से जो है वो कराची में हो गई थी। लेकिन मुनव्वर साहब से मेरा जो है ताल्लुक जो था ना, ये तो खैर मेरी जमात से बैकग्राउंड, अब ये बैकग्राउंड था 25-30 साल 35 साल तो मैंने नशो इशात में काम किया, बल्कि पूरी अपनी जिंदगी का जो है जो प्राइम टाइम होता है और जिसे कहते हैं ना कि लाइफ का प्राइम टाइम, मैंने वो नशो इशात में गुजार दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची जमात से भी रहा हूँ और आजकल जो है वो मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे हूँ मैं। उसके बिलखुसूस सिराज उल हक साहब की जो एक्टिविटी कराची में होती है, जैसे ओवरऑल पाकिस्तान में भी देख रहे होते हैं, वो हमारे ऐसा शरीफ साहब देखते हैं, लेकिन बहरहाल ये तो है। अच्छा, ऐसा हुआ कि जब मुनव्वर साहब अमीर जमात भी पाकिस्तान है, तो कराची में जब वो एकेडमी में आके बैठते थे, सर वो उनको जो है वो वहीं पर लोगों से रब्ता करना, बाकी लोगों से करना, वो भी कुछ करना। मीनवाइल हुआ ये कि 3.5 साल पहले उनको पार्किंसन का मेरे ख्याल आर्जर हुआ, हल्के हल्के होते होते, और डे बाय डे जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो उनको आशा वाली जो बीमारी है वो बढ़ती चली गई। ज़ाहिर है वो मैंने वो बहुत सारे डॉक्टरों से भी मुनव्वर साहब के साथ एसोसिएट उन्हीं दिनों हो गया, तो मुनव्वर साहब के साथ जा रहे थे। मुनव्वर साहब हाँ, देखिए फिर डिस्कनेक्ट हो गया ना। कॉल जी जी सरफराज साहब डिस्कनेक्ट हो गया। बस मसला यही है कराची में और पाकिस्तान में कि लाइट गई तो लाइट भी गई और इंटरनेट भी गया और राब्ता भी गया, तो यहीं तक बात इनसे हो रही थी। तो देखिए अगर राब्ता होता है तो फिर दोबारा इंशाल्लाह हमसे राब्ता करते हैं, और अभी गुफ्तगू शुरू ही होती है कि वो राब्ता ख़त्म हो गया। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शादी की बात कर रहा था, तो ये इसमें बहुत सारी असल में नज़ाकतें हैं, बड़ा हसास मामला है ये, और इसमें काफ़ी देखभाल के और सोच समझ के और फूँक फूँक के असल में कदम रखना चाहिए कि जो ख़वातीन और हज़रात जो देख रहे हैं उनको अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र होना चाहिए इस तरह, और जो अगर नौजवान लड़के लड़कियाँ देखते हैं जो बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, तो उनको भी असल में ये चीज़ें देखना चाहिए। अच्छा, फिर ये कि क्राइटेरिया जो है ना वो आपका हर एक का मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो है और है भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि